Today we are going to study about our next chapter, work and energy, chapter number 10 of your book. In this chapter we are going to study the definition of work and energy also. वर्क क्या होता है? हम रोज़ की लाइफ में बोलते हैं कि हमने बहुत काम किया। हम सारा दिन स्कूल में या घर पे बैठ के जब ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो क्या हमने बहुत काम किया? नहीं। अगर हम साइंस के टर्म में बात करें तो हमने बिल्कुल भी कोई काम नहीं किया। साइंस के अकॉर्डिंग इसे वर्क डन नहीं बोला जाता। हम तो एक जगह पे बैठ के पढ़ने को हम बोलते हैं ज़ीरो वर्क डन। ऐसा क्यों है? क्या कारण है? साइंस किसे वर्क डन बोलती है? लेट्स स्टडी अबाउट दिस। हमने फोर्स के बारे में पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है। फोर्स क्या है? फोर्स है पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। पुश एंड पुल, इस डेफिनेशन को आप लिख लीजिए। पुश एंड पुल applied on an object is known as force। मगर फोर्स जो है वो अगर लगाया जा रहा है जिस डायरेक्शन में, अगर उसी डायरेक्शन में चीज़ मूव करती है तब हम उसे वर्क डन बोलते हैं। अगर कोई भी चीज़ अपनी जगह से मूव नहीं कर रही तो उसे हम वर्क डन नहीं बोलेंगे। जैसे कि इस केस में बच्चा जो है पेड़ को धक्का लगा रहा है या कोई दीवार को बच्चा धक्का लगा रहा है तो उसको हम वर्क डन नहीं बोलेंगे। दैट इज़ ज़ीरो वर्क डन, क्योंकि पेड़ अपनी जगह से नहीं हिला। अब इस केस में दूसरी पिक्चर में देखिए, बच्चा जो है वो बॉक्स को धक्का लगा रहा है और बॉक्स जो है इस डायरेक्शन में धक्का लगा रहा है तो इसी डायरेक्शन में बॉक्स जो है वो मूव कर रहा है। यानी कि अगर कोई चीज़ ए पोजीशन पे है और उसे हम ज़ोर से धक्का लगा के उसे बी पोजीशन पे लाते हैं तो उसे हम वर्क डन बोलते हैं। ए पोजीशन से फोर्स लगाने पे अगर जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में चीज़ मूव करती है तो वी कॉल इट अ वर्क डन। आप इसको मैं यहाँ पे आपको पिक्चर के हेल्प से भी दिखाऊंगी। ये देखिए, ये बच्चा जो ये लोग जो है ये दीवार को धक्का लगा रहे हैं, लेकिन क्या दीवार अपनी जगह से मूव करेगी? कमेंट सेक्शन में लिखो। नहीं ना? तो ये जो है ये वर्क डन नहीं है। मगर ये बच्चा जो है ये इसने वेट को ऊपर की तरफ उठा के खड़ा है अपने सिर पे, तो क्या ये वर्क डन है? नहीं, ये भी एक वर्क डन नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को पकड़ के खड़ा हुआ है। अगर ये इसको नीचे ऊपर मूव करता है तब इसे हम वर्क डन कह सकते हैं। इसी तरह से अगर आप बुक लेके खड़े हो तो इसे भी वर्क डन नहीं बोलेंगे। यानी कि वर्क डन जो है वो हमारा दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक कि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और दूसरा कि हम जो है उस चीज़ को मूव कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं जिसे, एक उस चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। यस, तो वर्क डन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे वर्क डन का फॉर्मूला बनता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क के लिए हम यूज़ करते हैं लेटर W शॉर्ट फॉर्म में लिखने के टाइम। फोर्स के लिए यूज़ किया जाता है कैपिटल F और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं कैपिटल S। वर्क डन could be either positive or negative. When both the force and displacement are in the same direction, पॉजिटिव वर्क इज़ डन। अगर हमारा इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और चीज़ भी हमारी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है तब हम इसे पॉजिटिव वर्क डन बोलेंगे। लेकिन अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, व्हेन अ फोर्स
acts in a direction opposite to the direction of displacement, the work done is negative। अगर हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और हमारी चीज़ ए पोजीशन से फिर भी इधर की तरफ मूव कर रही है तो हम इसे नेगेटिव वर्क डन बोलेंगे। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है? कई बार आप कार को धक्का लगा रहे होते हो और कार तो आगे की तरफ चल रही है और आप उसे धक्का लगाते जा रहे हैं। ये हमारी कार है, हम इधर से उसे फोर्स लगा रहे हैं और कार जो है वो वापस हमारी तरफ ही आ रही है, तो इसे तो नेगेटिव वर्क डन बोलेंगे हम। अब इसका मतलब हमारी सारी बातों का जो रिजल्टेंट निकल रहा है वो है कि वो वर्क डन के फैक्टर्स क्या हैं। वर्क डन जो है दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड, अमाउंट ऑफ, आप इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में कहीं पे, अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड। एंड सेकंड हमारा जो फैक्टर है जिस पे वर्क डन डिपेंड करता है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द अप्लाइड फोर्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अप्लाइड फोर्स। नाउ व्हाट इज़ द एसआई यूनिट? एसआई यूनिट होती है स्टैंडर्ड यूनिट। जैसे आप कभी दूध लेने जाते हो तो आप लीटर लिखते हो, एल के लिए, लीटर के लिए आप लिखते हो एल, सॉरी, आप दूध लेने जाते हैं तो आप पानी के लिए या दूध की बोतल के ऊपर लिखा होता है 1 लीटर, यानी लीटर से हमें पता चल जाता है कि ये लिक्विड चीज़ के बारे में बात हो रही है। ऐसे ही आप जब किसी चीज़ को कपड़े को मेजर करवाते हो तो आप मीटर लिखते हो, है ना, तो हमें पता चल जाता है कि ये किसी चीज़ की लेंथ मेजर की जा रही है, लंबाई मेजर की जाती है। तो इसी तरह से वर्क को मेजर करने की जो यूनिट है वो है जूल। अब यहाँ पे मैंने आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है। जैसे आप मैथ्स में सम्स करते हो वैसे ही हम न्यूमेरिकल्स करते हैं साइंस में। अ पोटर मतलब कुली कैरीज अ लोड ऑफ 500 न्यूटन ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। एक पोटर है जो कि 500 न्यूटन का लोड मतलब सामान उठा रहा है पोटर, और उसे लेके जा रहा है 100 मीटर तक। तो बताइए फाइंड द वर्क डन, बताइए कितना वर्क डन होगा। इसके लिए हम पहले जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है आपका 500 न्यूटन और अभी आपने पढ़ा 100 मीटर वो चला है, तो यानी कि उसने कितना टोटल वर्क किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 500 और 100 को, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ गया 50,000 न्यूटन मीटर। जूल को अगर हम खोल के लिखे तो दैट इज जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, यानी कि हम यहाँ पे न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं और यहाँ पे हम 50,000 जूल भी लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी चीज़ हम लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे एनर्जी के बारे में। व्हाट इज़ एनर्जी, जो हमारे चैप्टर का दूसरा टॉपिक है। एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क, वर्क करने के लिए जो हमें पावर चाहिए, दैट इज़ नोन एज एनर्जी। That is known as energy. Energy is the ability to perform work. हमारे को काम करने के लिए जो पावर चाहिए, जो एबिलिटी है हमारे अंदर, that is known as energy. Energy can neither be created nor destroyed. It can only be transformed from one kind to another. हम ये सभी पॉइंट्स जो हैं इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और डिटेल में पढ़ने वाले हैं।
तो हमने जैसे कि अभी बात किया कि एनर्जी जो है जब आपके अंदर एनर्जी कहाँ से आती है, जब आप खेल के आते हो तो आप बहुत थका हुआ फील करते हो, तो आप क्या करते हो, आप अपनी मदर को कहते हो कि मुझे जो है खाने के लिए दीजिए, और जैसे ही आप खाना खाते हो आपके अंदर वो एनर्जी जो है वो वापस आ जाती है। इसका मतलब हमारे अंदर एनर्जी जो है फूड से आती है। एनर्जी की भी यूनिट वर्क की तरह सेम है, जूल। एनर्जी इज फाउंड इन मैनी थिंग्स एंड दस देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। मैंने आपके बुक के पैराग्राफ को बहुत शॉर्ट करके इसमें पिक्चर्स के साथ दिखाया है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपकी चैप्टर में उन्हें मैंने यहाँ पे जो है लिख दिया है, तो आप इनको ध्यान से लर्न कर लीजिए। ये आपकी समरी है आपके चैप्टर की। अब हम बात करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की, जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी। सबसे पहले फॉर्म है हमारा मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी पोजेस ड्यू टू इट्स पोजीशन, कंडीशन और ड्यू टू द मोशन ऑफ और द बोथ। हम इसको चैप्टर में ही अपना रीड करना पसंद करेंगे। जस्ट अ मिनट। तो हम यहाँ पे चैप्टर में हमने ये पढ़ लिया है ऑलरेडी कि अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड, डिस्प्लेसमेंट। हम एनर्जी के बारे में, अब ये देखिए वर्क के बारे में हमने पढ़ लिया है, लेकिन मैं फिर भी ये वाले एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। वर्क डन क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था। वर्क डन मतलब अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड। ये दो लोग हैं जो कि सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और 1 किलोमीटर ही मूव कर रहे हैं। तो और ये वाला जो सेकंड पर्सन है, कार्ड बी, वो 2 किलोमीटर मूव कर रहा है। तो आपको ये बताना है कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा काम कर रहा है, जबकि दोनों के कार्ट के ऊपर 50 किलो का ही वज़न है। 50 केजी दोनों ने उठाया हुआ है, और इनमें से आपको बताना है कि कौन जो है वो ज़्यादा काम कर रहा है, जो 1 किलोमीटर चल रहा है या 2 किलोमीटर चल रहा है। ऑब्वियसली जो 2 किलोमीटर चल रहा है वो ही ज़्यादा काम कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लेट अस कंसिडर अनदर सिचुएशन। एक और सिचुएशन लेते हैं जिसमें कार्ड सी और कार्ड डी है। हमारी जो कार्ड सी है उस पर 100 केजी का वेट है, जो कार्ड डी है उस पर 200 केजी का वेट है। दोनों 1 किलोमीटर चल रहे हैं, तो बताइए किसने ज़्यादा काम किया, यानी कि कार्ड डी वाले ने। तो ये 2-3 एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट थे, मैंने इसलिए बीच में आपको एक्सप्लेन करना ज़रूरी समझा। और ये जो ड्यू यू नो है, इसके अकॉर्डिंग वर्टिकल फोर्स, यानी कि फोर्स जो हम ऊपर से नीचे की तरफ लगा रहे हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्स मतलब, हॉरिजॉन्टल मतलब ये इस डायरेक्शन में। तो जब हम वर्टिकल फोर्स लगा रहे हैं और हमारा काम हो रहा है हॉरिजॉन्टल, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब हॉरिजॉन्टल हो रही है। तो क्या ये ऑब्जेक्ट काम कर रहा है? नहीं। इस केस में जो वर्क डन है वो 0 है। नाउ विल टॉक अबाउट एनर्जी अगेन। एक बार फिर से हम एनर्जी के बारे में बात करेंगे। मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो मेरे को लगा कि हमें यहीं से पढ़ना चाहिए। मैकेनिकल एनर्जी, अगर आप एक स्टोन लेते हैं और उसे जोर से एक अर्दन पॉट यानी कि मिट्टी के बर्तन जो बने हुए होते हैं, मटका या कोई और चीज़, उस पे दे के मारते हो तो क्या होता है? वो टूट जाता है ना। तो इसी तरह से आप एक हैमर लेते हो और उसको शीशे पे दे के मारते हो तो क्या होता है, या प्लास्टिक के ऊपर मारते हो तो वो शीट टूट जाती है। तो एक बात बताओ, स्टोन में या हैमर में अपने आप से कोई पावर है?
जब हम स्टोन को ज़मीन पे इसी मटके के ऊपर रख दें या इस हैमर को इस प्लास्टिक शीट के ऊपर हमने पहले रख दें, तो क्या ये अपने आप से प्लास्टिक शीट टूट जाएगी? नहीं टूटेगी ना। तो जब हमने कोई चीज़ को एक जगह पे रखा हुआ है तो उसके अंदर एक एनर्जी है जो कि स्टोर हुई हुई है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी जो है, जब हमने उसको चीज़ को मूव किया, उसमें उसकी हमने पोजीशन चेंज करी, उसके वजह से ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। जब हमने इस हैमर को पकड़ रखा है हाइट पे, तो इसके अंदर एक एनर्जी आ गई ड्यू टू इट्स पोजीशन और हाइट पे होने की वजह से। और जब हमने इस हैमर को ज़ोर से देके इसके ऊपर मारा, प्लास्टिक के ऊपर, तो इस मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी आई, दैट इज़ नोन एज काइनेटिक एनर्जी। जैसे ये बच्चा जो है कैटापुल्ट लेके खड़ा है और उसने उसकी स्ट्रिंग को ज़ोर से खींच रखा है, तब तक इसमें जो है पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ही ये इसको छोड़ देगा तो ये स्टोन जो है वो जाके शीशे पे लगेगा, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। यानी कि एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इफ एन ऑब्जेक्ट, नीचे की लाइंस में देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट possesses either potential energy or kinetic energy or both, we say that the object has mechanical energy। अगर कोई ऑब्जेक्ट, उसमें या तो पोटेंशियल एनर्जी हो या तो उसमें काइनेटिक एनर्जी हो या दोनों हो, तो हम उस केस में उस ऑब्जेक्ट के लिए कहेंगे कि इसमें मैकेनिकल एनर्जी है। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज योर हीट एनर्जी। इन फॉर्म्स के बारे में मैं अगली वीडियो में बताना पसंद करूंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पहले आप यहाँ तक रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, और उसके बाद हम